धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। वैश्विक हलचल, जी हां, वैश्विक हलचल का वो ताजा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो चुके हैं, जिसमें बात करते हैं देश दुनिया ही नहीं, गाजा, फिलिस्तीन, इजराइल, ईरान, लेबनान, सीरिया, रूस और यूक्रेन की खास तौर पर। लेकिन पिछले कुछ दिनों से खास तौर पर बात कर रहे हैं पहलगाम की, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच खबरें चल रही हैं कभी भी हमला हो सकता है। पाकिस्तान का विदेश मंत्री तो लाहौर और इस्लामाबाद के बीच फ्लाई जोन जो होता है उसको बंद भी कर चुका है, और तमाम दुनिया भी इसी तरफ देख रही है। तो हम भी इस पर खास बात करने की आज फिर से कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं कृष्णकांत जी यानी के जी, जो भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड ऑफिसर हैं और जियो पॉलिटिक्स पर वाकई में अपनी पैनी ही नहीं गहरी नजर भी रखते हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। थैंक यू मिस्टर अकरम। पहलगाम की खबरों की शुरुआत करें उससे पहले कुछ और खबरें जो आ रही हैं उन पर बातचीत कर लेते हैं। कर्नाटक का वो सीन आपको याद होगा, एयरफोर्स के जो विंग कमांडर थे शिलादित्य बोस, उन्होंने आरोप लगाया कि बीवी के साथ जा रहे थे एयरपोर्ट की तरफ और कोई आ गया कन्नड़ भाषा को लेकर, और ये बंगाली भाषा बोलते हैं, इसको लेकर विवाद हो गया, इनके साथ मारपीट की। लेकिन बाद में मामला कुछ और ही निकला। अब ये हाईकोर्ट पहुंचे थे, राहत नहीं मिली है इनको। हाई कोर्ट से पूर्ण राहत नहीं मिला। ये हाई कोर्ट पहुंचे थे एफआईआर को खारिज कराने का कि एफआईआर गलत हुआ इनके ऊपर, लेकिन फिर भी हाई कोर्ट ने वो क्या कहते हैं फौरी राहत, मतलब इंटरिम ऑर्डर में ये दिया है कि इनको गिरफ्तार नहीं करेगी कर्नाटक पुलिस और कोई भी कोर्सिव मेथड नहीं लेगी, यानी दबाव दबाने वाला कार्रवाई नहीं करेगी इनके खिलाफ। जब जरूरत हो तभी कुछ पूछताछ करना हो तभी इन्हें बुलाएगी, और इनको भी आदेश दिया कि जब आपको बुलाया जाए तो आप उसमें कोऑपरेट करें। और इसके साथ साथ यह भी उन्होंने पुलिस को कहा है कि कोई भी आप चार्जशीट इनके खिलाफ तब तक नहीं फाइल करेंगे जब तक हम करेंगे। तो कहें तो इंटरिम रिलीफ तो काफी दे दिया है, लेकिन एफआईआर जारी है, यानी वह खोजबीन आगे जारी रहेगा। जी चलिए अब अगली खबर का रुख करते हैं जो आ रही कनाडा से। कल था 28 अप्रैल, वहां पे वोटिंग हो चुकी है, चुनावी नतीजे भी धीरे धीरे छनकर सामने आने लगे हैं। लेकिन इसी बीच दो घटनाएं हुई। एक तो 4 दिन से एक भारतीय छात्र के लापता रहने के बाद उसकी लाश मिली, और फिर एक हमला हुआ कार से, और बाद में बताया गया कि ये आतंकवादी हमला नहीं है, इस आदमी का थोड़ा दिमागी लोचा कुछ गड़बड़ है, इसने जाके वहां कार चढ़ा दी, 11 को मार दिया। क्या इस घटना को आतंकवादी घटना ना कहकर कुछ बचाने की कोशिश की गई है, या वाकई में जो बताया जा रहा है वही सच है? जहां तक उस लड़की की बात है, 4 दिन से गायब थी, पुलिस खोजबीन कर रही है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ कहना मुश्किल है। नए किराए के घर ढूंढने जा रहे थे, उसके बाद से गायब हुई और खोजबीन जारी है। इस तरह की घटनाएं आए दिन कनाडा में हो रहे हैं। हमारे छात्रों का, केवल हमारे ही नहीं बाकी दूसरे जगहों का भी हो रहा है। छात्र छात्राओं की हत्याएं हो रही हैं, कौन कर रहा कैसे करा नहीं पता। जहां तक ये घटना है 11 लोगों के मारने की, यह साधारण घटना नहीं है। यह इनका कोई फेस्टिवल चलता है जिसका नाम भी कुछ अजीबोगरीब है, लापू लापू डे, और इसमें 1 लाख से अधिक लोग थे। इसमें यह कार वाला यह युवक, 30 वर्ष का युवक ही कहेंगे, और यह जो है सो काईजाई, इनका नाम ही है काईजाई एडम, पता नहीं क्या मूल है, निवासी कहाँ के, और ये जो है सो कार के पूरी रेस चला के और इतने 11 लोगों की हत्या कर देते हैं, बहुत सारे लोग घायल हुए। हाँ, कनाडा सरकार का यह कहना कि वो अर्धविक्षिप्त थे वगैरह वगैरह है, और लकली ये नहीं कहा कि ब्रेक फेल हो गया। ब्रेक खोलने से 2-4 लोग मरते हैं। वो पूरा रेसिंग दिए जा रहे थे और तब तक नहीं रुके जब तक कि सामने से कोई इस तरह का रुकावट नहीं आ गया। तो जो किया है जानबूझ से किया, दिमागी खराब से है कि आतंकी हमला है, अभी कनाडा सरकार या कनाडा पुलिस इस पर पूरी रोशनी नहीं डाल रही है। जी, चुनावी नतीजे जो आ रहे हैं सर, मुझे लगता है कि कार्नी जो है वहां पे सत्ता में बरकरार रह पाएंगे, और ट्रंप के टैरिफ पर जिस तरीके से उन्होंने हमला बोला है, अमेरिका जाने तक से उन्होंने परहेज रखा है, वो लगता है उनके काम आएगा। संभवतः वह नहीं चाहते हैं कि जब टेररिस्ट हमला करते हैं तो सरकार पर पूरा का पूरा दबाव पड़ता है कि तुम क्या कर रहे हो। तो सबसे पहला प्रश्न ये आता है कि तुम्हारा जो भी है, इतने भारी संख्या में सैलानी आए हो, कोई फेस्टिवल चल रहा हो, कुछ पर्व त्योहार हो रहा हो, या कोई भाषण दे रहा, सुन रहे हजारों की संख्या में, और तुम्हारी सिक्योरिटी इंटेलिजेंस फेल करती है, तो सरकार पर सवाल उठना लाजमी है। यानी तुमने कहीं ना कहीं से अनदेखा कर दिया है।
तो इसके कारण हो सकता है कि चुनाव वगैरह से संबंधित करके जो उन्होंने टैरिफ वॉर पे और दूसरे चीजों पर बड़ा सख्त रवैया ऊपर से कम दिखाने के लिए किया है अमेरिका के खिलाफ, जनता इनके साथ है। और जो पिछले के जो भी प्रधानमंत्री थे, जितना भी उनका लिबरल चेहरा हो, उसको लोग भुलाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनके नजर आया कि लिबरलिज्म के तहत में उनकी नौकरी गई, महंगाई बढ़ा, और विदेश नीति जो है मुख्य रूप से वो अमेरिका ही के पीछे पीछे चल के उधर रूस यूक्रेन में घुसा, इधर मिडिल ईस्ट में इसराइल के पक्ष में घुसा। जी, एक खबर बताइए, हम लोग यूरोप को विकास के मॉडल मानकर चलते हैं, पूरी दुनिया में ऐसा ही होता है, पर शायद हमारे यहाँ ज्यादा होता होगा। अगर ऐसी खबर वहां से आए कि वहां बत्ती गुल हो गई, तो हमारे यहाँ तो टेंशन बढ़नी चाहिए ना इस बात की। ये देखा मैंने, और शुरुआती दौर में उनका कहना था कि नहीं कोई सबटाज नहीं है। आजकल यह भी चलन है, चाहे ईरान के पोर्ट में हो, कनाडा की आपने उदाहरण दी है, कई जगह में हुआ कि कोई सबोटाज नहीं। पहली बार सरकार कहती है कि बैकफुट पे आके सबोटाज नहीं, उसके बाद से ढूंढती, कहती है कि ये विचित्र एटमॉस्फेरिक कुछ फेनोमेना हो गए इसके कारण, यानी वायुमंडल में इस तरह की चीजें हो गई कि उनके ऊपर पता नहीं क्या हो गया। दूसरा एक आ रहा है कि शायद साइबर अटैक हुआ हो। तीसरा आ रहा है कि आग लग गया हो अचानक, जो हमारा कंट्रोल नहीं था। और केवल स्पेन नहीं, उसे सटे हुए फ्रांस, पुर्तगाल, यहां तक अल्जीरिया और अन्य एक और देश है वहां पे, वहां भी हो गया है। और काफी मशक्कत के बाद से ये कुछ हद तक बिजली रिस्टोर कर पाए हैं। और इसके कारण मतलब इनका मुख्य जो चीज था, एयरपोर्ट, रोड का यातायात, इंटरनेट, रोड का जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, सबका सब एकदम रुक गया था। तो आप जितना भी आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करते हैं, उतना ही लगता है कि भयानक रूप में विपदा आती है आपके अगेंस्ट में। जी, पिछले हफ्ते आज ही के दिन, यानी कि अब मैं खबरें शुरू कर रहा हूं पहलगाम हमले से जुड़ी हुई। पिछले हफ्ते आज ही के दिन हमला हुआ था कश्मीर के पहलगाम में। पहले खबर आई कि 28 लोग मारे गए, फिर पता चला 26 मारे गए, कभी 27। ये तमाम चीजें क्लियर हो चुकी हैं। अब इसके बाद जिस तरीके से चीजें आगे बढ़ रही हैं सर, उससे सवाल बहुत पैदा होते जा रहे हैं। कल विधानसभा में खड़े होकर जिस तरीके से उमर अब्दुल्ला ने बोला, और उसके बाद कहा जा रहा है कि भैया तुम संसद का विशेष सत्र क्यों नहीं बुला रहे हो, तुम कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर रहे हो, सिर्फ यही बातें क्यों चल रही हैं कि अगले हफ्ते ब्रिक्स की जो मीटिंग होगी पाकिस्तान में हम नहीं जाएंगे, अगले महीने जो वॉलीबॉल वहां पे चैंपियनशिप होगी उसमें हम शामिल होने नहीं जाएंगे, हमने ये रोक दिया, हमने वो बंद कर दिया। कार्रवाई ठोस होती भी क्यों नहीं दिख रही है? बहुत सारे पहलू हैं, बहुत सारे आयाम आ रहे हैं सामने जो कि हमने सोचा नहीं था। अब जैसे कि करके चलते हैं जो मेरे जहन में आ रहे हैं। तो अमर अब्दुल्ला की बात है, यानी वहां के मुख्यमंत्री की। उन्होंने जिस तरह से, जिसको कहते हैं हम्बल होके, बिल्कुल सही धरातल पे आके कि हमारी फेलियर है, उन्होंने माना। किस मुंह से हम अपनी जनता के सामने जाएंगे, किस मुंह से हम केंद्र से फिर मांग करेंगे कि जम्मू कश्मीर उनकी पूर्ण राज्य की स्वायत्ता दी जाए, यानी वह दिल्ली की तरह एक छोटा सा केंद्र के अंदर में वह जहां लेफ्टिनेंट गवर्नर रूल करता है वो स्थिति ना रहे। हम यानी अपनी फेलियर को मानते हैं। यहां पे केंद्र सरकार इसके ठीक अपोजिट बोल रही है। जबकि पिछले ही वर्ष 2024 में जब प्रधानमंत्री गए हैं वहां कश्मीर में, या जब हमारे होम मिनिस्टर जाते हैं, कहते हैं कि हमने पूरी तरह से, चाहे वो छत्तीसगढ़ और उससे सटे हुए क्षेत्रों में माओवादियों का आतंकवाद हो, या जम्मू कश्मीर में हो, या नॉर्थ ईस्ट में उधर हो, हमने आतंकवाद का खात्मा कर दिया है। वह उसके ऊपर बोलने को तैयार नहीं है, उसको फिर से आत्मलोचना करे तैयार नहीं है। इसमें घमंड की बात नहीं है, जो वस्तु स्थिति है उसको स्वीकार करना जरूरी कि हाँ भाई यहाँ चूक हुई है हमसे, और इसके साथ जनता उनके साथ है, विपक्ष उनके साथ है, वह पूरी की पूरी बातें कर रहे हैं। लोकसभा का एक दिवसीय ये सदन बुला सकते थे, मीटिंग बुला सकते थे, इसमें असफल रहे। और जो जहां तक पाकिस्तान को या अप्रत्यक्ष रूप से कह रहे हैं कि हम वैसा दंड देंगे जिसकी कल्पना नहीं की हो, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज बोलते हैं। जैसे हमारे बहुत पहले भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा था कि चीन को उनकी नानी याद दिला देंगे, यानी इस तरह की रिटोरिक जुमला कोई मायने नहीं है। मैं देखिए, हमारा जो है वह ठोस स्थिति का ठोस विश्लेषण, हम एक के अगेंस्ट नहीं बोलते। तो उस स्थिति में आज की जो भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी की जो सरकार है वह पूर्ण तरह से असफल रही है। उनको मुख्य मुद्दे पाना चाहिए कि हमारा इंटेलिजेंस, हमारा सिक्योरिटी का क्या हुआ, क्यों ऐसा हुआ। नंबर 2, उसके पहले से भी पहलगाम के पहले से पुलगाम हुआ, उसमें क्या हुआ।
जो डीएसपी देवेंद्र सिंह पकड़े गए थे बहुत सारे गोला बारूद के साथ, क्या हुआ? बाहर से जो आया था बारूद, उसका क्या हुआ? हमने अभी तक क्या पता किया? हम जो हर चीज जितना ढकने की कोशिश, लेकिन इनको ढकने के बजाय जो लोग सवाल उठा रहे हैं उन पे मुकदमे किए जा रहे हैं। नेहा सिंह राठौर पर पहले लखनऊ में, फिर पटना में मुकदमा कर दिया। जो लोग और बोल रहे हैं उनको जेल में तक डाला जा रहा है। तो सवाल रोके जा रहे हैं ना, कार्रवाई नहीं की जा रही है, जवाब नहीं दिया जा रहा है। मैं एग्जैक्टली उसी पे आ रहा था कि जो लोग इसको आवाज उठाने की कोशिश कर रहे हैं, नेहा सिंह राठौर, उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर, मैंने उनका लास्ट ट्विटर पे उनका ऐसे ही देख लिया, लिखा है कि मेरे अगेंस्ट में यूपी सरकार ने, उन्होंने टैग किया हुआ है योगी को कि मेरे ऊपर एफआईआर कर दिया, धन्यवाद। मेरा प्रश्न है, सवाल पूछना, मैं सवाल पूछती रहूंगी। हमारा काम है मीडिया का उठाना का सही, हम गोदी मीडिया को खारिज करते इस मामले में, वो हम करते रहेंगे, क्योंकि उससे प्रजातंत्र के जीवित रहने की आशाएं रहती है। खासकर उस समय जब इस फांसीवादी सत्ता के हाथ में पूरा का पूरा जुडिशियरी, पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन आ चुका है, जिसके मर्जी खिलाफ है एफआईआर कर दो, जिस तरह की धारा लगानी है लगा के उसको जेल में डाल दो, बाकी देखा जाएगा। अच्छा, इसको उलट के देखते हैं सर। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ लोगों ने एक मानसिकता बना ली है, एक सोच बना ली है और वो जिद्दी हो गए हैं कि उन्हें हर हाल में सिर्फ सरकार का क्रिटिसिज्म ही करना है? मान लेते हैं ऐसा है, तो आप उसको जेल में क्यों डाल देंगे? 2-2, 4-4 साल तक ऐसे ही जेल में डाल देंगे। और जो इस तरह की चीज में फंसे हुए हैं, जैसे दिल्ली के अभी न्याय मंत्री हैं, वास्तव में उनको जेल में होना चाहिए था, तो वो न्याय मंत्री बन गया। जो बंदा पहलवानों के खिलाफ इस तरह की हरकत करता है, वह उनका पहलवानों की लड़कियों, पहलवानों की, उसका वो चेयरमैन या प्रेसिडेंट बनता है उसके फेडरेशन का। यह चीजें क्या है, दिखाता है कि नहीं भैया, गलती हमारे तरफ से नहीं, गलती तुम्हारे तरफ से है। और इसके बाद से पहलगाम पे आते हैं, तो ठीक है, यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल में बहस चलता है, उसमें चीन, हाल फिलहाल में तुर्की भी अब पाकिस्तान के साथ आता है। हमारी जो वहां की परमानेंट या जो भी हमारी एम्बेसडर है, महिला है, उन्होंने बड़ा अच्छा बोला है कि पाकिस्तान के मंत्रियों ने पहले कहा है कि हमने पहले इस तरह के आतंकवाद में उसमें साथ दिया। हालांकि उसका मतलब 30 साल तक जी, उसका मतलब नहीं कि आज इस पहलगाम के में भी उसका हाथ है। मैं उसके हाथ से इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन उस आधार पे इसको पकड़ना ठीक है। जो वहां पे बोलना है उन्होंने अच्छा बोला, इसमें संदेह नहीं, मैं मानता हूं। लेकिन कहीं ना कहीं से पूरे विश्व भर में हम देखें, जैसे कि आपने उदाहरण दिया कि ब्रिक्स में हमारे अब फॉरेन मिनिस्ट्री या नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर नहीं जाएंगे, उसके जगह पे कोई डॉक्टर रवि है वो जाएंगे, यानी फॉरेन सेक्रेटरी टाइप चीज जाएंगे। इस्लामाबाद में कुछ गेम शेम हो रहा है, सब नहीं जाएंगे, उसका विरोध करेंगे, ये सब चीजें बंद करेंगे। अच्छा, अगर ब्रिक्स में हम नहीं जा रहे हैं, मैं आपको रोक रहा हूं माफी के साथ में, तो उसका मतलब ये भी तो हो सकता है ना कि ट्रंप तो यही चाहता है कि ब्रिक्स बर्बाद हो जाए। ट्रंप तो पूरी तरह चाहते हैं कि ब्रिक्स बर्बाद हो जाए, यूएस डॉलर पर जो भी आक्रमण कर रहा है उसको हम दरकिनार करें, और उनकी जो महत्ता है, यानी जो टैरिफ वॉर लेके चले हैं, उससे वह पूरी दुनिया पे फिर से कब्जा करें। जो मिलिट्री रूप से वह मिडिल ईस्ट में भले ही कुछ हद तक कर ले, लेकिन यूक्रेन में वह नहीं कर पा रहे हैं। यहां पे भारत के ऊपर बहुत दबाव है। ईरान के साथ हमने संबंध खराब कर लिए, इराक के साथ तो पहले ही हमने संबंध बेकार कर लिया था। तेल वगैरह अब हम कर्टसी रशिया से हमें कुछ सस्ता मिल रहा है, नहीं तो हमारी हालत बहुत खराब थी। तो इस मामले में प्रत्यक्ष रूप से वह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। टैरिफ मामले में भी हम जिस तरह से झुक गए और जिस तरह से बाकी सब मुद्दों पर हम अमेरिका के पीछे में घुसे पड़े हैं, इजराइल का सहारा लेकर अपनी विदेश नीति को सही ठहराने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पे तुम झुक रहे हैं, इसमें संदेह नहीं है। लेकिन एक चीज जो मैं कहना चाहता हूं कि गोदी मीडिया के द्वारा आप यह अनाउंस कर रहे हैं कि आने वाले 24 घंटों में, 12 घंटों में, 48 घंटों में आक्रमण करेंगे, पाकिस्तान को कहीं इस दुनिया से नामो निशान मिटा देंगे। यह जो है कहीं से भी हमारी बहादुरी को नहीं दिखाता है, बल्कि उस बंदर की गुलाटी मारने वाली चीज दिखा रहा है कि दूर से वह डरा रहा है लेकिन पास आने से डर रहा है। ठीक है जी। एक खबर ये है कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल पाकिस्तान के बंद करा दिए गए हैं। आरोप है कि वो यहाँ पे प्रोपेगेंडा चला रहे थे, लेकिन भारतीय किसान यूनियन के नेता नरेश टिकैत, उन्होंने कहा कि भाई पानी बंद करना कहाँ की बड़ी बात है, ये तो गलत है। सारे पाकिस्तानी थोड़ी जिम्मेदार हैं। अगर आतंकवादी हमला हुआ भी तो उनको पानी क्यों बंद कर रहे हो? तो उनको खूब जो है देशद्रोही बताया जा रहा है। देशद्रोही तो बताएंगे, चूंकि अब फांसीवाद का मतलब है कि जो भी प्रजातांत्रिक स्तंभ थे या जिनके कारण भी हो, उनको खत्म करना।
मीडिया की बात कर चुके हैं, जुडिशरी की बात कर चुके हैं, पुलिस प्रशासन की बात कर चुके हैं, सेना का भी है, एजुकेशन सिस्टम है, अपोजिशन को है, और भद्दी भद्दी गालियां देना। आज कहीं सोच लीजिए कि पहले के जमाने में, आज से करीब 15 वर्ष पहले नेट पे या कहीं होता था तो इस तरह की अपशब्द नहीं आता था। चाहे वो गांधी को ही आप क्रिटिसाइज करें या गुड से क्रिटिसाइज करें, उसकी मां बहन की बात नहीं होती थी। अब सीधे की सीधे मां बहन की बात होती है। यानी जो कल्चरल और स्पिरिचुअल जो हम बात करते हैं स्वर्णिम युग की, यदि स्वर्णिम युग का यह आधार है तो इससे अधिक शर्मनाक बात कुछ नहीं है। और बात सही है, केवल इसीलिए नहीं कि हम पूरे पाकिस्तानियों को दंडित कर रहे हैं। जब दो देश के बीच में लड़ाई होता है तो वो लैटरल डैमेज होता है, ठीक है, लेकिन जहां तक उस समझौते की बात, उससे हमें खुद घाटा हो रहा है। और जहां तक पानी की बात है, वर्ल्ड बैंक को क्या जवाब दीजिएगा? बाय द वे उसको टर्मिनेट नहीं किया गया, केवल सस्पेंड किया गया है टाइम बिंग के लिए। जी, एक खबर ये है, जब चारों तरफ ये खबरें चल रही हैं कि आज लास्ट डेट है, पाकिस्तानियों को भारत छोड़ना पड़ेगा। केरल में 5 पाकिस्तानियों को बड़ी राहत मिल गई कोर्ट से। कोर्ट से ज्यादा पुलिस ने ही सीधे कह दिया। ये 5 लोग बहुत जमाने से रह रहे हैं, तकरीबन एक ही फैमिली के हैं ये लोग। कभी पाकिस्तान के थे, वहां से निकले तो बांग्लादेश पहुंचे, बांग्लादेश हंगामा हुआ तो ये बैंगलोर पहुंच गए और वहां रह रहे। यहां भी मतलब 15-20 साल से रहे। इन्होंने बार बार अप्लाई किया है परमानेंट सिटीजनशिप का। छोटे मोटे व्यापार करते, कुछ बनाते हैं, बेचते हैं, और किसी न किसी टेक्निकल ग्राउंड पर खारिज होता आता रहा है। और अब जाके स्थिति ये हो गई है कि इस 2 दिन के अंदर में जो गृह मंत्रालय का आदेश था कि निकालो, तो पुलिस ने दिया था। लेकिन जब पुलिस के पास एप्लीकेशन डाला कि भाई हमारा तो एप्लीकेशन डाला हुआ है, पुलिस ने यह सोचा कि भाई ठीक है, इनको हम फौरी मतलब तत्काल में कुछ राहत देते हैं। और ये राहत दिया कि भाई तब तक रुक जाओ जब तक कि हम फाइनल डिसीजन तुम्हारे ऊपर नहीं करते। जहां तक मेरी समझ है, ये पाकिस्तानी अब नहीं है, ना बांग्लादेशी हैं, इनके ऊपर सारी आंखें हैं। और यदि हमारा CANRC ऐसे बाहर से आए लोगों की मदद करता है तो हमें जरूर इतना दिखाना चाहिए कि हमने इन्हें अपना पूरा का पूरा, जैसे अदनानी जो गायक है मोटे वाले, सदान अदनानी, उनको भी तो हमने दिया। अदनान सामी, अदनान सामी, अदनान सामी, उनको भी तो हमने गाना गाते। सॉरी, मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, मुझको भी तो लिफ्ट करा दे। हाँ जी जी, वही वाले। तो इनको भी देना चाहिए। छोटे मोटे लोग का मतलब नहीं उठाकर भेज दे, ये जाएंगे तो ये पाकिस्तान इनको नहीं। मेरा एक सवाल ये है सर कि क्या आपको नहीं लगता केरल सरकार ने अपनी पुलिस से फैसला गलत करवाया? अब यहाँ जितने भी तमाम एंकर्स हैं वो कहेंगे देखो मोदी सरकार के खिलाफ जा रही है केरल सरकार, पाकिस्तान के साथ मिल गई है। मोदी सरकार के खिलाफ जा रहे हैं, लेकिन भारत की जो आत्मा उसके खिलाफ नहीं है, भारत की प्रजातांत्रिक मूल्य उसके खिलाफ नहीं है, भारत के संविधान के खिलाफ नहीं है। इसलिए ऐसे लोगों को मैंने पहले ही कहा, बिना आपके इस प्रश्न पाए हुए, कि ऐसे लोगों को हमें नहीं भगाना चाहिए जो इलाज के लिए आए हुए हैं या रह रहे हैं और वर्षों से रह रहे हैं और भारत का नमक खा रहे हैं और भारत की जो भी उत्थान है उसमें साथ दे रहे हैं, तो हमें इन्हें नहीं भगाना चाहिए। ठीक है जी, बोझ हैं, ऐसे लोग छोड़े नहीं जाएंगे। खैर वो लोग जो चला रहे हैं उनके बारे में मैं बता रहा हूं। रुख कर लेते हैं रूस और यूक्रेन जंग का। पुतिन ने एक बड़ा बयान दिया, कहा कि भैया 8 मई से लेकर 10 मई तक 72 घंटे तक हम लोग एक तरफा सीज फायर रखेंगे और उम्मीद करते हैं कि जेलेंस्की और अमेरिका भी इस पे ध्यान दे। लेकिन वो तो चुप बैठ गए दोनों। ये बड़ा महत्वपूर्ण दिन है, 9 मई 1945, जब जर्मनी यानी नाजी ताकतें पूरी तरह हार गई थी और रूस बर्लिन में घुस चुका था। रूस मतलब उस समय रेड आर्मी, सोवियत यूनियन की। और 80 वर्ष हो गए हैं और इसका यह बहुत बड़ा मतलब प्रोग्राम करने जा रहे हैं। दुनिया के अधिकांश देशों के रिप्रेजेंटेटिव को इन्होंने बुलाया हुआ है। चीन के भी शायद शी आए और बाकी बड़े बड़े राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री लोग पहुंचेंगे। ऐसे समय में इन्होंने इतना पहले एडवांस में कर दिया है कि कुछ घंटे पहले, कुछ घंटे बाद, यानी 8 तारीख से 10 तारीख तक लेकर 48 घंटे का इन्होंने युद्ध विराम का घोषणा एडवांस में कर दिया है। और इसके आधार पे ये कहते हैं कि भाई यूक्रेन को भी इस पे पहल करनी चाहिए। यूक्रेन को वास्तव में देखें तो यूएसएसआर का हिस्सा था, लेकिन जेलेंस्की ने कहा कि नहीं, 30 दिन का कम से कम होना चाहिए, नहीं तो यह बिल्कुल बकवास है। और यह जो है सो पुतिन की चालाकी है। और अभी जो 1 दिन का युद्ध विराम हुआ था उसके बाद से हमारे कितने सिविलियन को मार गिराया उन्होंने कीव में, आसपास के इलाकों में। 48 घंटे के बाद होगा तो क्या होगा, और भी ज्यादा लोगों को मारेंगे। ये सब बातें कर रहे हैं। लेकिन पुतिन का जो भी हो, टैक्टिकल स्ट्रेटेजिक जो भी हो, एक दिखाने का भी तरीका हो, लेकिन वो उनका तरीका, वो जीत भी रहे हैं। और इस 48 घंटे क्यों खामोश है सर? ट्रंप क्यों खामोश है? उन्हें तो बोलना चाहिए क्योंकि वो तो चौधरी बने बैठे हैं इनके बीच में।
व्हाइट हाउस की तरफ से यह एक स्टेटमेंट दिया गया है कि वह लोग निराश हैं, दोनों रूस और यूक्रेन से निराश हो जो भी हो, और कह रहा है कि जो जिस तरह से इंसानों की हत्या हो रही है इससे बहुत दुखी है। यदि हत्या से दुखी है तो मिडिल ईस्ट में दिखाओ यार क्या हो रहा है, सूडान में देखो क्या हो रहा है, डीआरसी यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, वहां पे देखो तो क्या हो रहा है, जिस तरह से तुमने मेक्सिको में जो स्थिति बना रखी है क्या हो रहा है, तुम्हारे खुद के देश में जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ा रहे हो, मतलब कट कट के लोग मर रहे हैं। बेरोजगारी का क्या मतलब, इंसानियत तो रही नहीं, तुम मर रहे हो, तुम्हारी हत्या नहीं हो लेकिन तुम मर रहे हो, तुम्हारे ऊपर आक्रमण हो रहा है, और ट्रेड वॉर करके पूरे दुनिया में एक आर्थिक शिथिलता जो ला रहे हो वो क्या कर रहा है, उस पर कोई इनको शर्म नहीं है। मुख्य एक लाइन कहना चाहूंगा कि जो महत्ता है वह पूंजी की है, ना कि इंसान की है। बिल्कुल सही बात आपने कही और सच्चाई यही है। आज पैसे की पूछ है, इंसान की कोई पूछ नहीं है, देसी भाषा में बोल रहा हूं। मैक्रो को क्या पड़ी है, वो हवा में तलवार चलाने आ गए और कह रहे हैं कि भाई 10 दिन बाद बहुत बुरा होगा रूस के लिए। इस में जो E3 है, यानी फ्रांस, जर्मनी और इंग्लैंड, जिनकी मैं चर्चा करता रहा हूं, इधर मैक्रो हैं, उधर खासकर स्टारमर हैं, इनको लगता है कि इनकी पूछ नहीं हो रही है, इसलिए यह मुंह उठा के कुछ ना कुछ बोलते हैं। यह दुनिया के अधिकांश ऐसे देशों में है जहां वो अपनी जनता के मूलभूत जरूरतों को पूरा नहीं कर पाते, चाहे अर्जेंटीना हो या भारत हो, पाकिस्तान, बांग्लादेश हो, और यहाँ पे मैक्रो हो, वहां पे इनका आधार खिसकता जा रहा है और कहते हैं कि 10 दिन में नहीं होगा तो हम इनके ऊपर और आर्थिक प्रतिबंध लगाएंगे। बचा क्या हुआ इनके पास? कुछ नहीं बचा हुआ करने के लिए। जी चलिए, कहीं तो खबरों में रहना है ना, अमेरिका से जुड़ी खबरों का रुख कर लेते हैं और फिर यहाँ भी वही चर्चा कि खबरों में रहना है। कमला हैरिस कह रही हैं कि देखो, हम लोगों ने कोई हिंसा नहीं होने दी, सत्ता हस्तांतरण शांतिपूर्वक ढंग से कर दिया। मेरा सवाल यह है, अब क्यों जा गई है मैडम? बहुत दिनों से वहां की जनता ने इनका हंसता हुआ, खिलखिलाता हुआ नूरानी चेहरा नहीं देखा है, तो इनको भी कुछ बोलने की जरूरत हुई है। और संभवतः कहीं ना कहीं से ट्रंप या उनके साथियों ने कहा है कि भाई देखो, जो पिछला चुनाव हुआ था उसमें भी हम जीते थे, जबरदस्ती हराया गया। तो इन्होंने कहा कितनी शांतिपूर्वक हमने सत्ता परिवर्तन करवा दिया, और यह बताने की कोशिश कर रहे हैं शायद आगे आने वाले समय में वो फिर से कुछ बन सके और डेमोक्रेटिक पार्टी में उनकी हैसियत बनी रहे। हालांकि मुझे नहीं लगता वो उभर के आने वाली है। जी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा इस वक्त अमेरिका में ट्रंप के 100 दिन पूरे होने को लेकर है। 20 जनवरी को सत्ता संभाली थी, 100 दिन पूरे हो चुके हैं। अब रुक कर लेते हैं, ग्रीनलैंड के राजा जो हैं वो ग्रीनलैंड पहुंच गए हैं, डेनमार्क के राजा। तो क्या वो ट्रंप को चुनौती देने गए हैं, या ग्रीनलैंड वाले जो कह रहे हैं भाई, वो ग्रीनलैंड वाले जो कह रहे हैं अब हम डेनमार्क के साथ नहीं रहना चाहते, उनको समझाने के लिए पहुंचे, क्या करने गए? अब यह भी देखिए, जो न्यूज मैंने देखा, 2-3 जगह देखा, शुरुआती करते हैं कि ग्रीनलैंड के लोग अब डेनमार्क से नाराज हैं, क्योंकि ग्रीनलैंड स्वतंत्रता चाहता था, डेनमार्क स्वतंत्रता नहीं देना चाहता था। यह ट्रंप के पहले की बात है, लेकिन फिर भी लोग वहां के राजा को पसंद करते हैं। न्यूज की बदमाशी देखिए, जो पढ़ेगा ग्रीनलैंड वाला दूसरे की राजा बड़ा बढ़िया चीज है डेनमार्क का, बाकी गया मतलब डेनमार्क का कुछ ना कुछ अच्छा है। यह मीडिया को बर्बाद करने का एक तरीका है। दूसरे, जब से ट्रंप आए हैं वो कहते हैं हम ग्रीनलैंड को हम ले लेंगे, खरीद लेंगे या जबरदस्ती ले लेंगे, हमारी जो मिलिट्री बेस है उसके आधार को बढ़ाकर हम ले लेंगे। अब चूंकि डेनमार्क से अभी भी रिश्ता खराब है, जो नए वहां के प्रधानमंत्री बने हैं, राष्ट्रपति बने हैं ग्रीनलैंड के, वह भी अभी डेनमार्क गए थे कि भाई हम क्या करें ऐसी स्थिति में, यदि ट्रंप घुस जाता है सेना लेके तो हम तो मतलब एक दिन भी नहीं टिक पाएंगे। तो उस हालत में रिश्ता को फिर से मजबूत कराने के लिए यदि डेनमार्क के प्रधानमंत्री पहुंचते हैं तो उनका इज्जत नहीं होगा, इसलिए राजा पहुंचे हैं और ये हवा बनाई जा रही है ताकि दोनों देशों के बीच में फिर से संबंध बढ़ाया जाए और ग्रीनलैंड स्वतंत्र ना हो पाए। बल्कि एक तरह से डेनमार्क को यह ट्रंप ने गिफ्ट दे दिया कि जो तुमसे अलग होने की बात कर रहा था और फिर से तुम्हें चिपक जाएगा क्योंकि हमने धमकी दे दी है। बिल्कुल सही। चलिए अब रुक कर लेते हैं मिडिल ईस्ट और गाजा से जुड़ी खबरों का। वक्त का थोड़ा तकाजा है तो फटाफट अंदाज में कुछ खबरें लेंगे, लेकिन खबरें यहाँ बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला अपडेट है कि आईसीजे में सुनवाई शुरू हो चुकी है। 40 देशों की अर्जियों पर 5 दिनों तक सुनवाई होने जा रही है। कैसे देखते हैं इस ताजा घटनाक्रम को सर? यह महत्वपूर्ण है। यह सुनवाई UNRWA के ऊपर है और यह एजेंसी जो है पूरे गाजा में वहाँ मेडिकल एड और दूसरी तरह के हेल्थ केयर सिस्टम और उनकी पानी भोजन के लिए वहां काम कर रही है और इसके लिए पैसे यूएनओ से और बाकी कई अन्य देशों से आते हैं, यूरोपियन यूनियन से भी आते हैं, अमेरिका से भी आता है
और पैलेस्टीनियन अथॉरिटी की तरफ से भी संभवतः कुछ हिस्सा इनके पास आता है, क्योंकि कलेक्शन उसी के नाम से होता है। तो जो भी है, इसके ऊपर बैन कर दिया, इसके 100 से अधिक कर्मचारियों को तो मार दिया इजराइल ने, बैन कर दिया उसके काम करने पर। और इस पे जैसा आपने कहा, कई देशों ने गुहार लगाई कि भाई वहां पे जिस तरह से जनसंहार चल रहा है, और जो एजेंसी वहां काम कर रहा है यूनाइटेड नेशंस का, पूरे वर्ल्ड का एक रिप्रेजेंटेटिव, उसको भी आपने बैन कर दिया, तो बेचारे कीड़े मकोड़े की तरह मर रहे हैं, क्या होगा। और उसमें वह त्वरित रूप से 5 दिन की सुनवाई कर रहे हैं। हालांकि वर्डिक्ट हमें पता है कि निश्चित रूप से कहें कि इजराइल जो है वह बंद करे जो पाबंदी लगा रहा है, यूएनआरडब्ल्यू को काम करने दे, लेकिन इजराइल इसको नहीं मानेगा। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि ऑर्डर जारी होने के बाद यूएनएससी की जिम्मेदारी बनती है, पर यूएनएससी में तो अमेरिका बैठा है जो वीटो इस्तेमाल करेगा, और अभी रूस का अपना पंगा फंसा हुआ है, तो वो कोई उतना खुल के सामने नहीं आएगा। और चाइना भी हमेशा डिप्लोमेटिक तौर पे रहता है, वो भी अपना वही रुख दिखाएगा। अब रुख कर लेते हैं अगली खबर का। ब्रिटेन में पीए के जो प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद मुस्तफा, उनका स्वागत किया जा रहा है, और पीए के जो नए उपराष्ट्रपति बने हैं हुसैन अल शेख, उनका सऊदी अरब में वल्ला हबीबी किया जा रहा है। ये दोनों घटनाक्रम क्या कहलाते हैं सर? दोनों घटनाक्रम निश्चित रूप से यही दिखाता है कि पीए को, यानी पैलेस्टीन अथॉरिटी के महमूद अब्बास है, उनके जो भी नए वाले हैं, जो वाइस प्रेसिडेंट अभी चुने गए हैं, उनके हुसैन अल पीएलओ, शेख, जी पीएलओ के जो बने हैं, और अंततः वाइस प्रेसिडेंट के रूप में देखा जा रहा है पैलेस्टीन की, और बाद में उनको प्रेसिडेंट बनाया जाएगा चूंकि ये बूढ़े हो गए हैं। तो यह वेस्ट की तरफ से, इजराइल की तरफ से इनको मान्यता दिखाने की कोशिश की जा रही है। जहां वेस्टर्न पावर है वहां यूरोपियन यूनियन है, इंग्लैंड है, और जहां तक मिडिल ईस्ट की बात है उनकी पूरी कोशिश है। और वह उसमें कौन सामने आता है, तो सऊदी अरेबिया सबसे आगे आता है, इजिप्ट है, जॉर्डन है, ये सब है। ये सब वहां लोग घूम घूम के जाते हैं और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं पूरी दुनिया को और पैलेस्टीन को कि यही तुम्हारे अगले आने वाले माई बाप हो, चुनाव हो ना हो, तुम पसंद हो करो ना करो। हिजबुल्लाह को भूल जाओ जहां तक लेबनान की बात है, हमास को भूल जाओ जहां पैलेस्टीन की बात है, हुतीस को भी हम बर्बाद कर देंगे, ईरान को दरकिनार करो। यही इनका एकमात्र लक्ष्य और कुछ नहीं है। जी 2021 के बाद ब्रिटेन की धरती पर पैलेस्टाइन अथॉरिटी का कोई बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है। सवाल मेरा यह है कि क्या इन लोगों ने अंदरूनी तौर पर कुछ तैयार कर लिया है क्या, कि अब भाई गाजा में हम ये करेंगे, पैलेस्टाइन अथॉरिटी को हम जो है कमांड वहां पे दे देंगे? कुछ ऐसी चीजें हो चुकी हैं क्या? क्योंकि घटनाक्रम बहुत तेजी से बदल रहा है। हमास से जंगबंदी नहीं कर रहे हैं, हमास से जंगबंदी नहीं कर रहे हैं। हाँ, जंगबंदी नहीं कर रहे हैं। और जो कतर और इजिप्ट जो कर रहे थे, हमास फिर भी अभी तक तैयार है उस जंगबंदी के लिए, एक लंबे समय को उसके लिए, और कैदियों की आदान प्रदान करने के लिए। इजिप्ट ने यह कहा है और कतर ने कहा है कि इजराइल जानबूझ के कुछ इंफॉर्मेशन लीक करता है। पूरी दुनिया में हो रहा है, अमेरिका में हो रहा है, इजराइल में हो रहा है, कहीं की हो रहा है, कि आप दिखाना चाहते हैं कि इंफॉर्मेशन लीक हो गया, जैसे मजाक बन गया है। और लीक करके जो जंगबंदी का आधार है उसको तोड़ने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं जंगबंदी हो। और पूरी की पूरी गाजा पट्टी में फिर से जो ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो गया है, दक्षिणी और उत्तरी गाजा में, दोनों तरफ में, और जहां हमास जबरदस्त रेसिस्टेंस भी कर रहा है, लड़ रहा है, और इजराइल के भी फौजी मारे जा रहे हैं। लेकिन इस सब के बावजूद भी उनकी कोशिश है कि गाजा पट्टी का मैक्सिमम हिस्सा या पूरा हिस्सा यदि संभव है कब्जा करके, और पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के देख रेख में जो इनके अंदर में, और वो करे तो इनके अंदर तो बातचीत हो ही चुकी है। और जो वहां से गाजा से भागेंगे उसको तो इसके लिए कहीं ना कहीं से जॉर्डन और दूसरे देश तैयार हो रहे हैं कि भाई ठीक, हम अपने यहां रखेंगे, मजबूरी है इनकी। जी अब बात करते हैं हुतियों की। यमन के सादा शहर पर बड़ा हमला किया अमेरिका और ब्रिटेन ने, और यहां जेल में बंद 68 अफ्रीकियों को मार डाला, कई को घायल कर डाला। पूरी दुनिया में इतनी बड़ी वारदात पर सन्नाटा पसरा है सर। यह बड़ा ही खौफनाक चीज है, जेल में करके मारा है, खासकर अमेरिका ने मारा है, और यह जानबूझ के मारा गया, गलती से वहां पर नहीं है। कोलैटरल डैमेज, कोलैटरल डैमेज मतलब यहां मार रहा हूं, गलती से 20 मीटर 50 मीटर चला गया, नहीं, यह शरणार्थी स्थल था जहां पे कि 60 से अधिक अफ्रीकियों का जो शरणार्थी के रूप में आए थे उनको डिटेन किया हुआ था, यानी पूछताछ जारी थी कि तुम कैसे आए हो, क्यों आए हो, उनको शरणार्थी की दर्जा दिया जाए कि नहीं दिया जाए, और वहां मार के इन्होंने इसको खत्म कर दिया है। और इस तरह अभी तक कहते हैं इनके तरफ से, जो इनका पैसिफिक ओशन से होते हुए जो यहाँ का इनका जो है
नेवल कमांडर हैं, उनका कहना है कि अभी तक 800 से अधिक हवाई आक्रमण किया जा चुका है, जिसमें यूएस यूके दोनों है। तो यह खुलेआम गुंडागर्दी है, दुनिया में कहीं भी तथाकथित रूप से अंतर्राष्ट्रीय नियम जैसा कुछ नहीं। जिसकी दादागिरी है वह दूसरों को मार रहा है, खत्म कर रहा है और कुछ नहीं। ये अमेरिका का जहाज खुद ही समंदर में क्यों गिर जा रहा है, और उसे निकालने के चक्कर में वो ट्रैक्टर जैसी मशीन वो भी वहीं गिर जा रही है। ट्रैक्टर जैसे मशीन तो टो ट्रैक्टर था, मतलब वो जहाज के ऊपर टो करने वाला था, और उनके तरफ से कहा गया कि नहीं नहीं यह एक हादसा है। लेकिन बाद में भी पता चला कि जब हुतीस का मिसाइल आ रहा था, और जो भी इनका एयर डिफेंस काम है, इनका काम होता है कि जहाज को पूरी स्पीड लगा के मिसाइल का जो प्रोजेक्टाइल उसे अलग तरफ करें। तो अचानक जो टर्न लिया है उसमें जो हुआ है, प्रोबेबली यह जो मूरिंग होता है जहाज के साथ जो बांधा जाता है उनके चक्कों व्हील का, F-18 इनका जहाज यानी काफी एडवांस जहाज है, वो समुद्र में लुढ़क गया। इसके साथ जब तक पकड़ते हैं, जिससे आप टो ट्रैक्टर्स की बात करते हैं, या तो जहाज के निकालने की कोशिश थी या उसके साथ वह भी लुढ़क गया, वो भी गया। इनका एक सैनिक भी घायल है अभी तक के हिसाब से। तो काफी अमेरिकी का जहां तक इसके बावजूद जो भी कर रहे हैं, ये लोग काफी दहशत में जी रहे हैं। और फिर से स्टेटमेंट उन्होंने दिया है कि इनका जो ट्रू मैन है, यानी अमेरिकन शिप जो है, वहां का वॉर शिप जो है, एयरक्राफ्ट कैरियर है, अभी भी वह जो है फंक्शनल है। कहने का क्या मतलब, अभी भी फंक्शनल है, लेकिन इसका मतलब है कि काफी उसमें चोटें आई है और काफी बर्बादियां हुई है। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इससे पहले अपने 2 युद्धपोत लेकर अमेरिका वापस भाग चुका है मरम्मत के नाम पर। अब ये तीसरा डैमेज कर डाला है। हूतियों का कहना है कि ये आउट ऑफ ऑर्डर हो चुका है। देखते हैं कहानी कहां बदलती है। अभी तक तो सिलसिला सब चल ही रहा है, पूरा जनसंहार का गाजा में ही नहीं यमन में भी शुरू हो चुका है। और हमने जो है लेबनान में भी तमाम चीजें देखी हैं, वहां पर भी लगातार अब हमले फिर से शुरू हो गए। आपका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पे जुड़ने की कोशिश करेंगे। थैंक यू मिस्टर अकरम।